Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will be continuing this February March 2025 paper, and so we are starting with section B today because in the last class we completed this section A. This section A was the case study, and now today we will do section B, that is the microeconomics part. ठीक है? So बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिंस ये एक लेटेस्ट पेपर है तो दे आर सॉल्विंग द पेपर फर्स्ट और फिर उसके बाद क्लास अटेंड करके अपनी गलतियां चेक कर रहे हैं ना। तो सेक्शन बी इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके पास कोई भी दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपका जो दिल करे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है ना। तो एज मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस जो पढ़ाते वक्त भी दिए थे आपको और बताया था आपको कि सेक्शन बी जो है वो सोलली कहाँ से होगा। सेक्शन बी सोलली फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो आपका सेक्शन बी है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से होगा, ऐसा ही है भाई। सेक्शन बी कहाँ से होगा? सेक्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स से होगा, ठीक है। अच्छा, बच्चों ने बोला है कि सिंस पहला सवाल ओलिगोपोली का है और थर्ड सवाल लेबर मार्केट का है, तो बच्चों ने बोला है कि सर लेबर मार्केट हमारा अच्छा रिवाइज हुआ है तो पहले आप लेबर मार्केट करवा दें। आप हमें एक दिन का टाइम दें ताकि हम ओलिगोपोली पर रिवाइज करें और उसको कल करवाएं। तो एज पर दी रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करूंगा इस पास पेपर में, फॉर दिस पास पेपर ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम evaluate the consequences of imposing an effective minimum wage on the employment level and the wage level in a monopsony labor market। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताएं, सवाल कह रहा है डायग्राम यूज करो और बताओ अगर एक इफेक्टिव मिनिमम वेज लगता है तो इसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल और वेज रेट के ऊपर क्या होगा अगर मोनोप्सनी की लेबर मार्केट की बात करें। तो पहले मुझे एक बात बता दो, दो लेबर मार्केट होती है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो क्या हम यहाँ पे परफेक्ट लेबर की बात करेंगे, यस और नो? क्या हम यहाँ पे परफेक्ट लेबर की बात करेंगे, परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर की? हाँ या ना? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल इज सोलली रिलेटेड टू दी इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज दी मोनोप्सनी। अच्छा जी, तो ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। नॉलेज और एनालिसिस के आपको मिलेंगे 14 मार्क्स और इवेल्युएशन के जो हैं वो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। सही कह रहा हूँ भाई? अच्छा, अब अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम बनाने चाहता हूँ, अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम बनाने चाहता हूँ तो मार्किंग स्कीम क्या बनेगी? थोड़ा सा आप लोग प्लीज कंट्रीब्यूट करना शुरू करें चैट बॉक्स पे। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3। तो यार सबसे पहले तो मुझे इंट्रो देना होगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा लेबर मार्केट क्या है। तो मैं बताऊंगा भाई लेबर मार्केट वो जगह है जहाँ पे दो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ठीक है, सबसे पहले मैं लेबर मार्केट डिफाइन करूंगा। फिर मैं इसको छोटा सा 2 लाइन में बताऊंगा कि डिमांड फॉर लेबर क्या होता है। सही है, मैं इसको बताऊंगा डिमांड फॉर लेबर क्या है, सप्लाई फॉर लेबर क्या है। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर क्या है, सप्लाई फॉर लेबर क्या है। और मैं इसको बता दूंगा डिफाइन इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। ठीक है, पहले मैंने इसको डिमांड फॉर लेबर बता दिया, सप्लाई फॉर लेबर है वो बता दिया, और फिर मैंने इसको बता दिया इक्विलिब्रियम बता दिया लेबर मार्केट का। सही है, तो डिमांड फॉर लेबर के अंदर मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा इसको कि डिमांड फॉर लेबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी वेज रेट बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और जब भी वेज रेट कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। ऐसा ही है भाई। डिमांड फॉर लेबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी वेज बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम होगी, जब भी वेज कम होगी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। नेगेटिव रिलेशन है और ये एम्प्लॉयर के परस्पेक्टिव से है। ठीक है। अच्छा, सप्लाई फॉर लेबर जो है, सप्लाई एम्प्लॉय अपने आप की खुद करता है। जब भी वेज बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, और जब भी वेज रेट कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कम हो जाएगा। ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, वेज और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसा ही है भाई, और ये सप्लाई फॉर लेबर एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से। अच्छा, फिर मुझे कुछ डेफिनेशंस देनी होगी इसको। मुझे इसको बताना पड़ेगा मुझे इसको बताना पड़ेगा एमआरपी थ्योरी। मुझे इसको क्या बतानी पड़ेगी? एमआरपी थ्योरी। और मैं इसको क्या बताऊंगा कि एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को निकालने का फॉर्मूला है एमआर इंटू एमपीएल। ठीक है, क्या बताऊंगा? एमआर इंटू एमपीएल। ठीक है, फिर मैं इसको बताऊंगा एमआर जो है वो होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू,
सही है भाई। मैं आपको बताऊंगा कि एमआर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। सही है। और मैं इसको बताऊंगा व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल यूनिट को बेच के जो एडिशनल रेवेन्यू मैं अर्न करूंगा उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। एडिशनल रेवेन्यू ऑन एवरी एडिशनल यूनिट, ठीक है, हर एडिशनल यूनिट को बेच के जो रेवेन्यू मिलेगा वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है। फिर मैं इसको बताऊंगा कि यार ये जो एमपीएल है ना, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। सही कह रहा हूँ भाई। ये जो एमपीएल है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। और मैं इसको बताऊंगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर होता है एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एवरी एडिशनल लेबर, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एवरी एडिशनल लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर क्या है, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एवरी एडिशनल लेबर। और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर किसको फॉलो करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर किसको फॉलो करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, जैसे जैसे एडिशनल लेबर हायर करूंगा तो वक्त के साथ साथ जो एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गिरते रहेंगे, क्योंकि वर्कर डिमोटिवेट होगा, बार बार एक काम करके बोर्डम हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा इसको, फिर मैं इसके बाद इसको बताऊंगा कि यार ये मुनाप्सनी क्या है। ठीक है। फिर मैं इसको बताऊंगा मुनाप्सनी क्या है। अच्छा नहीं, पहले मुझे वो भी बताना पड़ेगा, सॉरी 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 सॉरी, फिर मैं इसको बताऊंगा डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, मैं इसको डिफाइन करूंगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। फिर मैं इसको बताऊंगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्योंकि लेबर मार्केट में यही तो इक्विलिब्रियम होता है। फिर मैं इसको क्या बताऊंगा, फिर मैं इसको बताऊंगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो बताओ भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट है जहाँ पे एमआरपी और क्या इक्वल होगा, एमसीएल। तो पहले मैंने एमआरपी एमसीएल की डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ दे चुकी है। फिर मैं इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की डायग्राम बनाऊंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। तो जो हमने नॉर्मल 20 मार्कर का आंसर लर्न करा है ना बच्चों ने, उसमें से आप परफेक्ट को सिर्फ उड़ा के साइड कर दोगे। अब आप ये डायग्राम बनाओगे और ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और ये हो गया वेज रेट। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा वेज रेट, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। सर ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर, सही कह रहा हूँ। सर ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर, इज इट ओके। सर ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर, सही है। ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर। ये आ गया सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर इज इक्वल टू वेज रेट। ठीक है। सही है भाई। अच्छा, मुझे पता था आप लोगों का यही सवाल आएगा, स्ट्रेट लाइन तो परफेक्ट में होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं समझाएंगे कि वो पॉइंट होता है जहाँ पे एमआरपी एमसीएल है, और हम जब तक नहीं बताएंगे अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो क्या होगा, इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, तो हम आगे नहीं जा सकते ना। ये भी तो बताना ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो क्या नुकसान है, कम एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो क्या फ़ायदा है। चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। सही है। ये हो गया किसका कर्व, ये हो गया, ये किसका कर्व हो गया भाई, ये हो गया एमआरपी का कर्व। सही कह रहा हूँ। ये हो गया एमआरपी का कर्व। सही है, ये हो गया एमआरपी का कर्व। ऐसा ही है भाई। ये हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। देख लो भाई, ये हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। सही है। अगर इससे ज़्यादा वर्कर्स हायर करते हैं, अगर इससे ज़्यादा वर्कर हायर करते हैं तो हर एडिशनल वर्कर कॉस्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेनिफिट में कम कर रहा है, तो वर्कर की हायरिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऐसा ही, यही सीखा है। अगर इससे कम वर्कर हायर करते हैं, E2 पे अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो अब आप देखो एडिशनल वर्कर जो है वो रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉस्ट में कम कर रहा है। ऐसा ही है भाई। तो वर्कर की हायरिंग को एक्सटेंड करना चाहिए। सही कह रहा हूँ।
ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूँ, एक्सटेंड करना चाहिए वर्कर की हायरिंग को। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वर्कर की हायरिंग को एक्सटेंड करना चाहिए, ये सब आप समझा दोगे। अब आप आओ, अब आप इसको समझाओगे कि मोनोप्सनी क्या है। अब आप काम की बात पर आओगे, अब आप इसको समझाओगे मोनोप्सनी क्या है और मोनोप्सनी के फीचर्स बताओगे। तो यार ज़रा मुझे बताना शुरू करना, मोनोप्सनी का पहला फीचर क्या है। मोनोप्सनी के बारे में बताना शुरू करना। मोनोप्सनी का पहला फीचर ये है, मोनोप्सनी इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट करती है। ठीक है, मोनोप्सनी इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट करती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोपली। सही है, क्यों टाइप ऑफ मोनोपली है? क्योंकि ये सिंगल बायर ऑफ लेबर है। सही है, टाइप ऑफ मोनोपली है, सिंगल बायर ऑफ लेबर है। पावर टू इन्फ्लुएंस वेज रेट, एक तो सिंगल बायर ऑफ लेबर है और दूसरा पावर टू इन्फ्लुएंस वेज रेट है। ठीक है। अच्छा, फिर आप बताएंगे कि ये वेज मेकर है, ये वेज मेकर है, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि वेज की डिस्क्रिमिनेशन चल रही होगी। ऐसा ही है भाई, एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर के इक्वल नहीं होगा, वेज की डिस्क्रिमिनेशन होगी। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि लोगों के पास इम्परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि एमआरपी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एमआरपी डाउनवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू फॉलिंग एमआर। ठीक है, ड्यू टू फॉलिंग एमआर, ये भी बताओगे एमआरपी की लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू फॉलिंग एमआर। फिर आप बताओगे कि हायर वेजेस पे होंगी आखिरी वाले वर्कर को दूसरे वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए। हायर वेजेस विल बी पेड टू लास्ट वर्कर, हायर वेजेस विल बी पेड टू लास्ट वर्कर टू अट्रैक्ट अदर वर्कर्स। ठीक है, हायर वेजेस पे करी जाएंगी लास्ट वर्कर को ताकि दूसरे वर्कर को अट्रैक्ट कर सके। और नॉर्मल डायग्राम बना देना। ठीक है, सही है भाई। नॉर्मल डायग्राम क्या बनाओगे, इधर देख लो। नॉर्मल डायग्राम क्या बनाओगे, ऊपर आ जाएगा वेज रेट और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी फॉर लेबर। सही है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हो गई एमआरपी की, ये एसीएल और ये एमसीएल। देखो भाई इधर गौर करो, ये हो गई एमआरपी की लाइन, ये हो गई सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, और यहाँ से आ गई वेज रेट, नीचे आ गया एम्प्लॉयमेंट लेवल। सही कह रहा हूँ, ये आ गया वेज रेट, ये आ गया एम्प्लॉयमेंट लेवल। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आखिरी वाले वर्कर को ज़्यादा वेज पे करी जाएगी और बाकी वर्कर्स को कम वेज रेट पे अट्रैक्ट करा जाएगा ना, तो ये ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। अब आप बताओगे कि अब आप बताओगे कि अब आप बताओगे इसको कि यहाँ तक कोई मसला है तो पहले पूछ लो, यहाँ तक कोई मसला है। अच्छा, अब आप इसको बताएंगे कि मोनोप्सनिस्ट यूनियन क्या चीज़ है। तो भाई ट्रेड यूनियन को मोनोप्सनिस्ट यूनियन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, फिर आप बताएंगे इसको मोनोप्सिस यूनियन बायलेटरल मोनोपोली सेम थिंग। ठीक है, ऐसा ही है भाई। ठीक है, फिर आप इसको बताएंगे मिनिमम वेज, जो कि सवाल का अहम हिस्सा है भाई। जिस बच्चे ने ये मिस करा ना, उसका तो सवाल हो ही नहीं सकता। तो आपको मिनिमम वेज बताना होगा, उसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है इफेक्टिव मिनिमम वेज। तो जरा बताओ भाई मिनिमम वेज क्या है। मिनिमम वेज इज अ वेज कंट्रोल, minimum wage is a wage control which is imposed by the government for reason क्यों लगाई जाती है, रीजन क्यों लगाई जाती है, फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, उन लोगों के लिए जो कि अनस्किल्ड हैं,
और क्यों लगाई जाती है? उन लोगों के लिए जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो इधर लिखूं भाई, फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। सही कह रहा हूँ भाई, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, पॉवर्टी में जो रह रहे हैं, कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, क्या क्या बताया? अनस्किल्ड वर्कर्स जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज को अफेक्ट नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई? इनका ऑब्जेक्टिव होगा वेज रेट को बढ़ाना, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए और पॉवर्टी कम हो जाए। ठीक है, और ये इफेक्टिव तभी होगी जब ये किधर इम्पोज हो? अबव द इक्विलिब्रियम। अगर तो ये इक्विलिब्रियम के ऊपर इम्पोज नहीं होती तो ये क्या होगी? तो ये इनइफेक्टिव होगी। ठीक है, तो अब आप डायग्राम बनाएंगे। आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, देख लें इधर। अब आप डायग्राम बनाएंगे, ऊपर आप लिखेंगे वेज रेट और इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे। डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। सही है, और वहां से आ जाएगा वेज रेट। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा डिमांड फॉर लेबर, ये हो जाएगा सप्लाई फॉर लेबर, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा वेज रेट, और ये हो जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है, अब बताओ, मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम लगती है, तो मैंने अबव द इक्विलिब्रियम एक स्ट्रेट लाइन लगा दी जिसका नाम है मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज लगेगी ना, तो वेज रेट बढ़ेगा, और जहाँ डिमांड कर्व से टच होगी वहां से आ जाएगी क्वांटिटी डिमांड, जहाँ सप्लाई कर्व से टच होगी वहां से आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड, जहाँ डिमांड कर्व से टच होगी वहां से आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड, और जहाँ सप्लाई कर्व से टच होगी वहां से आएगी क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं ज़्यादा वेज पे कम वर्कर हायर करूंगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और एम्प्लॉय कहता है मैं ज़्यादा वेज पे ज़्यादा काम करूंगा, इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर एक्सटेंड हो जाएगी। तो मूवमेंट हो जाएगी ई से किसके ऊपर? ई से बी के ऊपर। ठीक है भाई, ये आपने बता दिया। अब आप दो केसेस बताओगे। अब आप दो केसेस बताओगे कि मिनिमम वेज मोनोपोली में कैसे मदद करेगी। बेटा वेज कंट्रोल क्यों बताएंगे? मिनिमम वेज एक वेज कंट्रोल ही तो है ना। ठीक है, अच्छा, अब आप बताओगे केस नंबर वन ये है कि मोनोपोली करती क्या है? वो आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज रेट पे कर रही होती है ना। तो केस नंबर वन ये है कि गवर्नमेंट मिनिमम वेज को केस नंबर वन ये है कि गवर्नमेंट मिनिमम वेज इम्पोज करे मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो केस नंबर वन में वेज रेट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। केस नंबर वन के अंदर वेज रेट भी बढ़ेगा, केस नंबर वन में वेज रेट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। तो आप देखें केस नंबर वन के मुताबिक सीन ये है कि ऊपर आएगा वेज रेट, नीचे आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ऊपर आ जाएगा वेज रेट और नीचे आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ओके है। अच्छा, ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये एमआरपी डाउनवर्ड हो गया, ये एमसीएल और एसीएल हो गया। ठीक है, तो ये मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ये एमआरपी हो गया, ये सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर हो गया, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ये आपका मार्केट वेज रेट है जो कि मैंने इक्विलिब्रियम बनाया है, जहाँ पे एमआरपी और एसीएल इक्वल है। ये आपका मार्केट वेज रेट है जो पूरी मार्केट में वर्करों को दिया जा रहा है। तो ये आपका वेज रेट हो गया, ये आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। सर एक मोनोपोली जो है ना, वो ऑपरेट करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे, जहां पे एमआरपी और एमसीएल इक्वल होगा। तो ये जो लास्ट वाले वर्कर को वेज रेट पे करेगा ना, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वेज रेट पे करेगा। बाकी वर्कर्स जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर उनको कम वेज रेट पे करा जाएगा। मतलब सीन ये है कि एक वर्कर को ज्यादा वेज रेट पे करी जा रही है, ए वाली, बाकी वर्कर्स जब उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं तो उन सबको कम वेज पे रखा जाता है।
तो फिर आपका जो करंट वेज रेट है वो W1 है और एम्प्लॉयमेंट लेवल E1 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सीन चल रहा है, अब इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हुई और गवर्नमेंट ने लगाई है मिनिमम वेज। तो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज इस बार लगाई है वो लगाई है मार्केट वेज रेट पे, यहां पर लगाई है। सही है भाई। तो जब मिनिमम वेज लगेगी तो लेट सपोज ये गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी है, ये पूरी लाइन मिनिमम वेज की हो गई। और गवर्नमेंट ने ये जो मिनिमम वेज है ये मार्केट वेज रेट के ऊपर लगा दी है। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज है मार्केट वेज रेट के ऊपर लगा दी है। तो अब इससे वेज रेट वापस बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल वापस बढ़ जाएगा ना भाई। वेज बढ़ेगी तो एम्प्लॉय अब ज्यादा काम करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल E1 से वापसी ई हो जाएगा। और जो आपका वेज रेट है वो W हो जाएगा, ठीक है। हमने आंसर लिखा है, हमें अच्छे से पता है। सही। अच्छा केस, अच्छा इसके बाद भी इस इस चीज के बावजूद भी वेज रेट बढ़ेगा। दूसरा केस है वेज रेट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल सेम रहेगा। इस केस के बावजूद भी, हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिनिमम वेज इंपोज कर दी है, अब भी मुनाफनी वही हरकत करेगा, आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज पे करेगा। वो ये सोचेगा अभी भी तो मार्केट वेज रेट तो कम ही है ना, तो वो अभी भी ज्यादा वेज रेट पे करेगा, जबकि मिनिमम वेज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंपोज करा है इसी को रोकने के लिए। अब भी वो ज्यादा वेज रेट पे कर रहा होगा आखिरी वाले वर्कर को। तो फिर गवर्नमेंट अब आएगी और अब जो इस बार, अब इस बार जो गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाएगी ना वो किधर लगाएगी। इस बार जो गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाएगी, इस बार जो गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाएगी वो किधर लगाएगी पता है तुम्हें। ये जो लास्ट वर्कर को ज्यादा वेज पे कर रहा होता है ना, ये जो लास्ट वर्कर को ज्यादा वेज पे करता है, अब गवर्नमेंट इस बार मिनिमम वेज लगाएगी। किधर लगाएगी, ये जो लास्ट वर्कर को ज्यादा वेज पे करता है ना, अब यहां पर लगाएगी। तो लेट सपोज गवर्नमेंट ने इस बार मिनिमम वेज लगा दी है इस लेवल के ऊपर ना, जो लास्ट वर्कर को ज्यादा वेज देता है। तो मुझे एक बात बताओ, वेज रेट W1 से सीधा सीधा बढ़ के क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। वेज रेट बढ़ के W1 से सीधा सीधा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, मतलब हर वो बंदा जिसको ये कम वेज दे रहा था, अब ये लायबल हो चुका है कि ये उस हर बंदे को अब मिनिमम वेज रेट, जो कि वेज रेट W2 है, जो गवर्नमेंट ने बोला है वो पे ऑफ करेगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और बता दोगे, फिर आप थोड़ा सा और बताओगे इसके बारे में। ओके, हम लोग ये भी बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ लेबर के ऊपर डिपेंड करता है ये वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और फिर अब हम जाते हैं इवैल्यूएशन की तरफ से। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अब हम इवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं। आ जाए भाई, अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अब हम इवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं। सही है, अब सुनना मेरी बात। अब हम जा रहे हैं इवैल्यूएशन की तरफ, सही है। ओके है, आ जाओ अब सुनो। अच्छा अब हम लोग जो है वो, अब हम लोग इवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं ना। तो सवाल का जो मेन फोकस था वो मिनिमम वेज के ऊपर था ना। तो हम बताएंगे इसको कि भाई इम्पैक्ट है ना, अब हम इसको बताएंगे कि जो इम्पैक्ट है वो इलास्टिसिटी ऑफ लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये जो इम्पैक्ट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर, एक मोनोप्सनी के अंदर। तो मैंने पहला पॉइंट तो आपके सामने पहले ही लिख दिया था कि ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ लेबर के ऊपर। अच्छा दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं, तो कितना इंक्रीज होगा या कितना कम होगा ना वेज रेट, ये इलास्टिसिटी बताता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये दो पॉइंट शुरू के सेम है कि वेज रेट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, कितने से इंक्रीज होगा, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ लेबर बताएगा। फिर आपको एक बात बता दूं कि एक मसला भी है, एक मसला भी है, और वो ये है कि जब गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाएगी ना, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको और वेज ज्यादा देनी पड़ेगी, ये भी एक मसला है, ठीक है। फिर एक और मसला है कि
जब मिनिमम वेज लगेगी ना, तो छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर ये भी लिख सकते हैं कि मिनिमम वेज की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे उनको गुड्स की प्राइस को, उसके गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी और उसके गुड्स जो है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ठीक है। ये सारे के सारे इफेक्टिव मिनिमम वेज के आप नुकसान लिखेंगे। अब आइए पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। मिनिमम वेज इंक्रीजेस द करंट वेज रेट विच माइट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच वुड इंक्रीज द एमआरपी कर्व। एमआरपी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा, जिसकी वजह से उसको ज्यादा वेज रेट देनी पड़ेगी। ठीक है। यही हमने भी लिखा है, बस हमने एमआरपी कर्व का जिक्र नहीं करा था। ये कह रहा है कि उसको ज्यादा वेज रेट देनी पड़ेगी। ठीक है। A minimum wage may lead to closure of small businesses that might already be struggling, trying to make a profit, that thus decreasing employment। ये कह रहा है कि भाई बिजनेस बंद हो जाएंगे, एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। ठीक है। A minimum wage raises cost which may make business less competitive in global market। वही वाली बात हो गई मेरी वाली कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, गुड की प्राइस बढ़ जाएगी और बिजनेस अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। The impact of a higher minimum wage on employment will also depend upon how easy it is substitute लेबर टू कैपिटल। ठीक है। ये कह रहा है कि भाई ये डिपेंड करता है कि कितना आसान होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो लेबर और कैपिटल को सब्सटीट्यूट कर सके। ठीक है। तो हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है। ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ एफओपी, ताकि आपको याद रहे, जगह तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, फिर आप लिखोगे अ कंक्लूजन शुड अटेम्प्ट टू फॉर्मूला जजमेंट रिगार्डिंग द लाइकली नेट इफेक्ट ऑन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ नॉमिनी लेबर मार्केट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज ओलिगोपली, बिकॉज कल हम इंशाल्लाह एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सैटरडे को और हम ओलिगोपली का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। यू गाइज मे राइट दिस क्वेश्चन इफ यू वांट, बिकॉज हमने लेबर मार्केट के काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है।